महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ ही खेल हो रहा है। पार्टी में भगदड़ जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। दिग्गज नेता दल बदल कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सहयोगी दल भी आंख दिखा रहे हैं। शह और मात के इस खेल में इंडिया गठबंधन बीजेपी और उसके सहयोगियों पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी सवाल पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र बीजेपी में बगावत के हालात हैं। रोज किसी न किसी नेता के पार्टी छोड़ने की खबरें सामने आ रही हैं और अब एक बार फिर बीजेपी के एक दिग्गज नेता ने बगावत कर दी है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र गावित ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्य के आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर विजय कुमार गावित के भाई राजेंद्र कुमार गावित नंदुरबार पालघर सीट से सांसद थे, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया था। लोकसभा में टिकट नहीं मिला तो गावित विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए। वो शहादा तलौदा विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन राज्य बीजेपी की तरफ से उन्हें मैसेज भेज दिया गया कि उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। यानी पहले लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला और अब विधानसभा चुनाव में भी टिकट नहीं मिल रहा था। तो बीजेपी की तरफ से इस सीट पर वर्तमान विधायक राजेश पाडवी को उतारने की तैयारी है। इसी से गावित ने पाला बदलने की तैयारी कर ली। यानी गावित को जैसे ही पता चला कि फिर से उनका टिकट कटने वाला है तो उन्होंने अब बीजेपी का साथ छोड़ने का मन बना लिया और वो अब दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं या फिर वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। यानी तरीका कोई भी हो, लेकिन गावित अब बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। राजेंद्र गावित 2018 तक कांग्रेस में थे, बाद में बीजेपी में चले गए। 2018 में पालघर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने राजेंद्र गावित को टिकट दिया और वो जीत भी गए, लेकिन उसके बाद उन्हें किसी भी चुनाव में टिकट नहीं मिला। तो फिलहाल ये तय माना जा रहा है कि गावित अगर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होना तय है। अब कांग्रेस में जाने की अटकलें इसलिए लग रही हैं क्योंकि वो कांग्रेस से ही बीजेपी में शामिल हुए थे। वहीं बीजेपी को झटका पालघर में ही नहीं लगा है, बल्कि बीड़ में भी उसे करारा झटका लगा है। यानी कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं, क्योंकि एक और बीजेपी के दिग्गज नेता ने बीजेपी को झटका दे दिया है। तो बीजेपी के दिग्गज नेता पंकजा मुंडे के एक करीबी नेता राजा भाऊ फड ने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने शरद पवार की मौजूदगी में एनसीपी शरद पवार का दामन थाम लिया। फड परली इलाके से सरपंच रहे हैं और वो पिछले 25 साल तक राष्ट्रीय समाज पक्ष के अध्यक्ष रहे हैं। अब पंकजा मुंडे के चुनाव लड़ने पर फड ही उनके चुनाव की पूरी जिम्मेदारी संभालते थे। फड के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शरद पवार ने उन्हें खुद पार्टी की सदस्यता दिलाई और अब कहा जा रहा है कि पवार उन्हें परली सीट से चुनाव लड़ाएंगे। दरअसल 2019 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भाई बहन के बीच मुकाबला हुआ था। बीजेपी की तरफ से पंकजा मुंडे चुनावी मैदान में थी तो एनसीपी में पंकजा के चचेरे भाई धनंजय मुंडे को उम्मीदवार बना दिया गया था और इस लड़ाई में जीत हुई धनंजय मुंडे की। महाराष्ट्र में जब महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार बनी तो शरद पवार ने धनंजय को मंत्री भी बनवाया था, लेकिन एक साल पहले अजीत पवार ने जब एनसीपी में बगावत की तो धनंजय अजीत पवार के साथ चले गए और बीजेपी से हाथ मिला लिया और शिंदे सरकार में मंत्री बन गए। पवन धनंजय के दल बदल से नाराज दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने धनंजय से बदला लेने की पूरी तैयारी भी कर ली थी। कुछ दिनों पहले तक तो यहां तक दावा किया जा रहा था कि पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे बीजेपी को छोड़कर एनसीपी में जा सकती हैं, क्योंकि एनडीए की तरफ से परली सीट जहां से धनंजय विधायक हैं वो अजीत गुट को देना तय माना जा रहा था। पंकजा की शरद पवार से इसे लेकर चर्चा भी शुरू हो गई थी, लेकिन बीजेपी ने पंकजा को विधान परिषद भेजकर उन्हें अपने पाले में बनाए रखने में कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन पंकजा को भी इस बात का एहसास है कि अगर वो जनता के बीच चुनकर नहीं गई तो फिर उनके लिए भविष्य की राजनीति मुश्किल हो जाएगी। पंकजा को यह भी एहसास है कि अगर एनसीपी अजीत गुट के टिकट पर धनंजय मुंडे एक बार फिर से चुनाव जीतने में कामयाब रहे तो फिर उनके लिए परली में अपने लिए जमीन तलाशना मुश्किल हो जाएगा। दावा यहां तक किया जा रहा है कि पंकजा किसी भी कीमत पर इस बार ये सीट अपने भाई को जीतते हुए नहीं देखना चाहती हैं और इसी के लिए उन्होंने राजा भाऊ फड के सहारे बड़ा दांव खेल दिया है। यानी राजनीति के जानकार ये कहना चाह रहे हैं या ये दावा कर रहे हैं कि फड जो गए हैं शरद पवार गुट में वो कहीं ना कहीं पंकजा के इशारे पर ही गए हैं। फड के सहारे चुनाव में धनंजय के साथ खेल करने की तैयारी पंकजा मुंडे ने कर ली है। अगर धनंजय चुनाव हार जाते हैं तो पंकजा को पता है कि 2029 में उनके लिए मैदान खुल जाएगा। इस बीच
फड ने भी बीजेपी पर करारा हमला बोलकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। फड ने दावा किया कि परली में राजनीतिक उत्पीड़न का माहौल है, एक भी कार्यकर्ता झूठे मामलों से नहीं बचा है। जब भी कोई विपक्षी पार्टी में शामिल होता है तो उसके खिलाफ फर्जी मामले दर्ज किए जाते हैं। मेरे खिलाफ भी फर्जी मामला दर्ज किया जाएगा, लेकिन लोग पवार साहब के साथ हैं। फड ने महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे पर परली के विकास के लिए दिए गए सार्वजनिक धन को हड़पने का भी आरोप लगा दिया। तो शरद पवार ने भी जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 400 पार कहते रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद वो 240 सीटों तक पर भी नहीं पहुंच सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 400 पार कहते रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद वो सिर्फ 240 सीटों तक ही पहुंचे। जिन लोगों ने हमारे नाम पर चुनाव जीता और सरकार बनाई, उन्होंने हमें छोड़ दिया, लेकिन हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक हम सरकार नहीं बदल देते हैं। तो शरद पवार ने साफ संकेत दिए कि वो चैन से नहीं बैठेंगे। तो दूसरी तरफ बीजेपी का चैन पहले से ही उड़ा हुआ है। बगावत तो उसकी पहले से ही परेशानी बढ़ाए हुए है। एनडीए में सीट बंटवारा उसकी परेशानी का कारण अलग से बना हुआ है। दरअसल जिस तरह से एनडीए के अंदर सीटों को लेकर खींचतान मची हुई है, उसके बाद से कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे पर एनडीए बिखर सकता है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि वो 160 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। 15 सीटें उसे छोटे दलों के लिए अलग से चाहिए, यानी शिंदे और अजीत गुट को देने के लिए बीजेपी के पास 113 से 115 सीटें ही बचती हैं। और इसमें से अगर दोनों के दावों को देखें तो शिंदे 90 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं, तो वहीं अजीत पवार की दावेदारी 80 सीटों पर, यानी कि 170 सीटों पर बीजेपी के सहयोगियों का दावा है। अब बीजेपी के लिए ऐसे में सीट बंटवारा बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। इस बीच अजीत पवार ने तो अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है। वो छोटे दलों से संपर्क बढ़ा रहे हैं, जिससे एक बात साफ हो गई है कि अगर अजीत गुट को मनमाफिक सीट नहीं मिलती है तो वो एनडीए छोड़ने में देरी नहीं लगाएंगे। और अगर बीजेपी अजीत गुट की मांग पर झुकती है तो फिर तो उसे शिंदे सेना की मांग भी माननी पड़ेगी। और देवेंद्र फडणवीस तो ये बात खुद ही कबूल कर चुके हैं कि शिंदे सेना का वोट बीजेपी के पक्ष में ट्रांसफर हो जाता है। अगर शिंदे अलग हुए तो उनका वोट भी अलग हो जाएगा और बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। यानी साफ है कि महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल खड़ी होने वाली है। और सर्वे रिपोर्ट्स पहले ही ये दावा कर चुके हैं कि बीजेपी की स्थिति खराब है। इस बार एनडीए सरकार नहीं बना रहा है, एमबीए बहुत मजबूत स्थिति में है। और इन तमाम सर्वे रिपोर्ट्स पर जो दावे और इन तमाम सर्वे रिपोर्ट्स को बल तब मिल जाता है जब बीजेपी के अंदर से ही बगावत की खबरें आने लगती हैं, सहयोगियों के अंदर से बगावत की खबरें आने लगती हैं। क्योंकि इस तरह की बगावत की खबरों को बल तब भी मिला था जब अभी पिछले दिनों अमित शाह आए थे और अमित शाह ने अपने नेताओं के साथ बैठक में ये साफ साफ कहा था कि किसी भी स्थिति का विद्रोह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सहयोगियों के साथ मिलकर रहे। यानी उनके बयानों ने यह संकेत दे दिया था कि बीजेपी के अंदर भी स्थिति खराब है। सीट बंटवारे से हो सकता है कि बीजेपी के नेताओं भी नाराज हो जाएं और भगदड़ मच जाए। यानी बीजेपी चौतरफा घिरी हुई है, ना उसके अपने संतुष्ट हैं, ना उसके सहयोगी संतुष्ट हैं और जनता तो नाराज है ही। और जनता नाराज है, इसका सबूत लोकसभा चुनाव में मिल ही गया था, जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुत ही बुरी तरह से जो है पिछड़ गई थी। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।